को आगे बढ़ाते हैं, ईरान इसराइल जंग पर बात करते हैं और इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नासिर बेग चुग़ताई साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, तज्ज़ियाकार हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम, थैंक यू वेरी मच। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक़्त निकाला। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आम तौर पर लोगों की एक्सपेक्टेशन ये थी, बल्कि पूरी दुनिया की एक्सपेक्टेशन ये थी कि ईरान और इसराइल का कोई मुकाबला नहीं है और अगर ये जंग शुरू हुई तो ईरान तो बिल्कुल भी ठहर नहीं पाएगा इसराइल के सामने। लेकिन अब सारी दुनिया ने देख लिया कि किस तरीके से ईरान जो है वो इसराइल का मुकाबला कर रहा है, बल्कि इस जंग में इसराइल पर हावी नज़र आ रहा है। तो ये जो इतनी बड़ी-बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं इज़राइल की और अमेरिका की, उन्हें क्या अंदाज़ा नहीं था कि ईरान जो है वो इतना तगड़ा मुकाबला करेगा? वैसे इसराइली जो असेसमेंट थे तमाम उनकी एजेंसीज के, इवन वेस्टर्न असेसमेंट, इवन गल्फ वाले भाई हमारे जो हैं, वो सब कहते थे कि 2 दिन लगेंगे इसराइल को ईरान को गिराने में। और खुद पाकिस्तान में भी लोगों का ये ख्याल था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मुकाबला नहीं है जैसा कि आपने कहा। लेकिन मुकाबला तो दुर्गे नातवा ने खूब किया। 7वां दिन है और 7वें दिन उन्होंने सजील के नाम से जो मिसाइल इस्तेमाल किया है, उसका तमाशा देखा गया तल अबीब के आसमानों पर, कि उसने किस तरह डॉज दिया है एंटी मिसाइल रॉकेट्स को और सिस्टम को। सारे सिस्टम थर्ड और जितने भी सिस्टम उनके थे वो उसके पीछे पड़े हुए थे और उनको नचा रहा था। नहीं, अजीब व गरीब रॉकेट था वो। और जाकर गिरा वो रदगमान के इलाके में, जो बड़ा obviously very important area in Tel Aviv, as far as sensitive installations, hospital and others are concerned. देख रहा था इसराइली प्राइम मिनिस्टर को बहुत गुस्से में कि तुमने अस्पताल पे अटैक किया है, हम तुमसे इंतकाम लेंगे। तो वैसे भाई, 94% हॉस्पिटल्स जो गजा में हैं वो जानबूझ के तबाह किए गए हैं। उनका इंतकाम कौन लेगा? सवाल ये है। देखिए, इसराइल में पहली बार ईरान ने खौफ फैलाया है। और जैसे भी हो, बहुत अय्याशी वाले उनकी पनाहगाहें हैं, रेलवे स्टेशन हैं, ये वो उसमें जाते हैं, जाके सो जाते हैं। लेकिन खौफ बहुत ज़्यादा है। और वो खौफ ऐसा है कि जो गजा वालों ने भी महसूस किया था एक ज़माने में। तो इवन अफसोस होता है, दुख होता है, सोचता हूँ कि अफसोस करूँ, नहीं कर पाता, क्योंकि मेरे सामने बहुत सी लाशें पड़ी हैं बच्चों की। 50,000 60,000 लाशें पड़ी हुई हैं। पूरा गजा ताराश पड़ा हुआ है। क्या कर सकता हूँ? अच्छा, ईरान पर तो बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगी हुई हैं, तो इतनी सैंक्शंस के बावजूद किस तरह से उसने ये सिजील जैसे मिसाइल डेवलप कर लिए? सर, मैं बहुत छोटा था, शायद प्राइमरी स्कूल में था, जब इत्तेफाक से मेरे भाई मुझे एक तकरीब में ले गए जो मज़ार क़ायद के सामने मेट्रोपोलिटन क्लब में थी। वहाँ एक कमरे में 25-30 लोग बैठे थे और जोश पलियाबादी साहब वहाँ पर मेहमान थे, अकेले मेहमान थे, और लोग उनको सुन रहे थे। तो उन्होंने मुझे कहा देखकर कि मियाँ तुम क्यों आए हो? मैंने कहा जी मैं आपको सुनने आया हूँ। क्या समझोगे? मैंने कुछ भी नहीं, एक सवाल है आपसे, कैसी शायरी पाबंदियों में कैसे होती है? तो उनका जवाब था, ऐसी शायरी पाबंदियों ही में होती है। तो वो आसमां से इतना न शर्मा के है जमी, दुल्हन की तरह तुझको सजाते रहेंगे हम। आती रहेंगी जितनी हवादिस की आंधियां, अपने दियों पे उनको नचाते रहेंगे हम। ये मेरे बचपन का शेर है, मुझे आज तक याद है। ईरान ने वही किया है कि तमाम हवादिस को, तमाम पाबंदियों को अपनी दियों पे नचाया है, अपने मिसाइल बनाए। सर, रिवर्स इंजीनियरिंग का इससे बड़ा कारनामा कोई और नहीं। क्या आप कोई मिसाइल लें, उसका खोखा लें, उसके पुर्जे अलग अलग करें, रीअसेंबल करें और अपनी ज़रूरियात के मुताबिक मिसाइल तैयार करें। यस शुमाली कोरिया, यस चाइना, यस रशिया, इनकी टेक्नोलॉजी वगैरह आई होगी, लेकिन काम उन्होंने खुद किया है। और मेरा ख्याल है ठीक ठाक काम किया है। सजील की जो आम मिसाइल की मार वैसा 25 मिनट्स है टू रीच तल अबीब। इस दौरान सायरन बजते हैं, लोग आराम से निकलते हैं घरों से,
और पनागांव में पहुंच जाते हैं। सचिल की मार ड्यूरेशन 7 मिनट्स है, 7 मिनट फ्रॉम एन एरिया। बाकी जो मिसाइल हैं वो मगरबी इलाके से फायर करते हैं, इसे आप कैसे फायर कर दें, 7 मिनट में ये अपनी जो डेस्टिनेशन है वहां पहुंच जाएगा। तो ये सूरत हाल आज की जो है, जो नई सूरत हाल है, वो ये है। अच्छा, आप ज़रा डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं। ट्रंप कहता है कि ईरान को कहता है कि जी आप सरेंडर कर दें, अनकंडीशनल सरेंडर कर दें, और ईरान कहता है कि ऑब्वियसली हम ऐसा नहीं करेंगे, हम मुकाबला करेंगे, और डट के वो मुकाबला कर रहे हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इज़राइल जो है वो इस मौके पर जंग हार चुका है और अब वो अमेरिका को मदद के लिए पुकार रहा है? साहब बस ये है, अगर काश ट्रम्प साहब को थोड़ा होश आ जाए और बदनामी से बचने के लिए वो ईरान को और इसराइल को तना छोड़ दें। वो कहे ना, पासबान इश्क बेहतर है, कभी कभी उसे तना भी छोड़ दे। तना छोड़ दे, लड़ने हैं दोनों को, जो फैसला होगा वो कबूल कर लेंगे। ट्रम्प साहब क्या करना चाह रहे हैं, किस तरह करना चाह रहे हैं? फील्ड मार्शल से मुलाकात से पहले वो कह रहे थे बस फैसला हो गया, ईरान को तौबा कर देंगे, ईरान सरेंडर, जस्ट सरेंडर, दो अल्फाज थे। उसके बाद उन्होंने बोला, जो बातचीत की उसमें कहा अभी मैंने कोई फैसला ही नहीं किया है, अभी तो पता ही नहीं मैं क्या फैसला करूंगा। फिर एक अखबार ने लगा दिया कि ट्रम्प साहब ने फैसला तो कर लिया है, ऑफिशियल नहीं किया है। उन्होंने उसकी तरदीद की आज, कि अमेरिकी अखबार को पता ही नहीं है मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे सोच के किसी को हिल भी नहीं है। तो कलाबाजियों पर कलाबाजियां हैं। हम कहते हैं यू टर्न, तो हर जगह पर एक यू टर्न है प्रेसिडेंट ट्रम्प के। और अ, आज का यू टर्न बहुत अच्छा है। अगर वो समझते हैं कि वो जंग नहीं चाहते करना और शामिल नहीं होना चाहते, बहुत अच्छे। लेकिन अगर वो शामिल हो गए तो ऐसा, यू नो वेरी वेल, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, नक्शा आपके सामने है पूरा, मिडल ईस्ट का और फिर एशिया तक का, कि फिर एक बड़ी जंग हो जाएगी, बड़ी। और अब पहले ही कह चुका है ईरान कि अगर अमेरिका शामिल होता है तो वहाँ अपनी टेक्निक तब्दील करेंगे, उसको भी जवाब देंगे। और जवाब क्या होगा? ज़ाहिर है अमरीकी ठिकानों पर हमले होंगे, और ये बड़ा खतरनाक हो जाएगा। इसका मतलब है कि खलीज के ममालिक भी इस पर इन्वॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर अड्डे हैं, इन जहाँ जहाँ अड्डे उन पर अटैक किया जाएगा। हौसीज है यमन के, वो एक्टिव हो जाएंगे, अभी तक अब भी एक्टिव हैं। और मुझे यकीन है कि हिजबुल्ला भी कहीं ना कहीं बैठी हुई है इसी इंतजार में। देखते हैं क्या होता है, लेकिन बुरा होगा अगर अमेरिका शामिल हो गया। और शायद यही पाकिस्तान कह रहा है बार बार, कि इसराइली पागलपन खत्म किया जाए। आपका बयान है पाकिस्तान का कि इसराइली पागलपन खत्म किया जाए। ये पागलपन चलता रहा तो मुझे लगता है कि कुछ जेनेटिक मसला है, कुछ हिटलर से ताल्लुकात वगैरह हैं, शिजरा मिलता है शायद। क्यों जितना जुल्म करते हैं उतना खुश होते हैं ये लोग। मैंने वो कै कै लगाते हुए तस्वीरें देखी हैं, वीडियोस देखी हैं, जब हम अटैक होता था गजा पे और बच्चे भूखे तड़पते रहते थे, तो ये लोग कै कै लगाते थे। तो देखें क्या होता है, लास्ट हो रहा किसका होता है। अच्छा, ट्रंप का कुछ समझ में नहीं आ रहा। कभी वो कहता है कि हाँ, हम इस जंग में शामिल हो जाएँगे, कभी कहता है कि हम इस जंग में शामिल नहीं होंगे, कभी कह रहा है कि मैं सोच रहा हूँ। मतलब वो कुछ कन्फ्यूज़ नज़र आ रहा है, और अभी भी जो ताज़ा लेटेस्ट जो बयान है, वो ये है कि अब हम 2 हफ़्ते के अंदर ये फ़ैसला करेंगे कि हमें इस जंग में शामिल होना है या नहीं होना है। तो ये मतलब ट्रंप क्या वाक़ई कुछ कन्फ्यूज़्ड है, या वो ब्लफ़ कर रहा है? मेरे ब्लफ कर रहा है। ट्रम्प कंफ्यूज नहीं है, क्लेवर बंदा है बहुत, इसलिए दूसरी बार मुंतखब होकर आया है। लेकिन फंडामेंटली नेशनलिस्ट है, फंडामेंटली जायनिस्ट का हामी है। मैं ज्यूज नहीं कहूँगा, आई रेस्पेक्ट ज्यूज, मेरे बहुत से दोस्त हैं। जायनिस्ट का हामी है। और बेटी का भी ताल्लुक अब जाहिर है एक उसी खानदान से है। तो बहुत क्लेवर हैं, बहुत देख रहे हैं, सोच रहे हैं। लेकिन उनकी राह में दो तीन बातें हैं। उनका एक, ये कहना कि वो जंग नहीं करेंगे, मंशूर में कहा था उन्होंने अपने। और उसके बाद वो इससे अगर इनराफ करते हैं तो अमरीकी राय आम बहुत खिलाफ हो जाएगी। अब भी रिपब्लिकन पार्टी में, कांग्रेस में, उनके जो अरकान हैं वो चिल्ला रहे हैं
कि इसराइल को अकेला छोड़ दो भाई, हम हमारे हमारे फौजी बनने के लिए नहीं है। वी डोंट नीड बॉडी बैग्स नाउ। तो अब जो सूरत हाल है वो मुख्तलिफ है। राय आमात बदल रही है अमेरिका में, और इतनी तेजी से राय आमा नहीं बदलती है अमेरिका में जो अब बदली है। और अब मुजाहरे भी हो रहे हैं। न्यूयॉर्क में जुलूस भी निकल रहा है, बड़े जुलूस, कि अब हमारा कोई वास्ता नहीं है। तो ये कई 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 प्रेशर है उनके ऊपर। फिर जाहिर है कुछ मुशीरों के मशवरे भी हैं, पेंटागन के कुछ मशवरे हैं, कुछ उनकी वजारत खारजा के मशवरे हैं। आई उनकी जो इंटेलिजेंस है, तुलसी कबाड़, उसका तो सर्टिफिकेशन है मौजूद कि ईरान के पास एटम बम नहीं है, और वो उसके पास वो बरसों तक नहीं बना सकता। तो उसको ट्रम्प साहब ने कह दिया जी, मुझे फिक्र नहीं है इसकी। लेकिन उनको फिक्र है कि इंटेलिजेंस क्या कह रही है, CIA क्या कह रही है, और पेंटागन क्या कह रहा है। और यकीन तो हुआ पेंटागन ने बहुत वाज़ेह तौर पर कहा हुआ है कि साहब ये मसला बहुत संगीन हो जाएगा, क्योंकि ये इराक नहीं है। ये इराक नहीं है, बार बार अब ये जुमला आ रहा है। तो जो अगर इराक नहीं है तो फिर क्या है, तो फिर ये ईरान है। ईरान है तो फिर क्या है, फिर ये पूरा खलीज का इलाका है। फिर ये आपने हुर्मुज है, फिर ये आपने हुर्मुज का बंद होना है। फिर उसके बंदिश से 20% वर्ल्ड सप्लाई ऑफ ऑयल खत्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी। और ट्रम्प साहब कह चुके हैं कि मैं चाहता हूं कि ऑयल की कीमतों में इजाफा ना हो। लेकिन जब 20% ऑयल की रुक जाएगा, तो कीमतें कहाँ जाएंगी, सोच लीजिए। सिर्फ खबर के बाद कि जंग शुरू हो गई, 7 से 8% कीमतें बढ़ चुकी हैं। तो ट्रंप जो है वो अमेरिकी इंटेलिजेंस को भी इग्नोर कर रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है? मतलब तुलसी गेबार्ड ने तो साफ कह दिया कि ईरान न्यूक्लियर जो हथियार हैं वो बनाने के करीब नहीं है। तो मतलब ट्रंप क्यों ऐसा कर रहा है, उनको क्यों इग्नोर कर रहा है, उसके जहन में क्या चल रहा है? हाँ, ये बड़ा सवाल है कि उसके जहन में क्या है। हर 5 घंटे बाद एक नया वर्जन आता है, नई बात आती है। ट्वीट आता है सरेंडर नाउ, फिर आता है कि एक मौका और दे रहा हूँ, फिर आता है जिनेवा में बातचीत होगी जुमे को। यूरोपीय ममालिक जिनेवा में बात करेंगे ईरान से फ्राइडे को। फिर ये आता है, फिर आता है कि हम बातचीत कर रहे हैं, फिर आता है हम राब्तों में, फिर आता है हम राब्तों में नहीं है, फिर दोबारा आता है हमारे लोग बातचीत कर रहे हैं, ईरान बात करना चाहता है, ईरान कहता है हम बात करना नहीं चाहते। तो ये बहुत सी बातें, बहुत से इफ एंड बट्स हैं, बहुत से यू टर्न्स हैं, बहुत सी कलाबाजी हैं। असल बात क्या है, कहाँ जाके बात ठहरेगी? अमेरिका अभी तक अपने B-52 जो जहाज, 51 जो जहाज है उसका, खौफनाक बॉम्बर, उसमें खौफनाक जो बम है उनका, बंकर बस्टर, वो लेकर उसने अटैक नहीं किया है। और ये बड़ी बात है, वरना ये अटैक बहुत ऑब्वियस था कि होने वाला है बस। अच्छा, अब इज़राइल की तरफ से भी एक बहुत बड़ा ऐलान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि अब जो ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह ख़ामनाई, उनको ज़िंदा रहने का कोई हक नहीं है और अब अगला टारगेट वो होंगे। तो अगर कोई इस तरह की चीज़ होती है और अगर उन्हें कुछ होता है, तो जो ईरान के अवाम हैं उनका क्या रिएक्शन होगा? क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि वो जो ईरान के अवाम हैं वो अपनी इस हुकूमत से खुश नहीं है, तो वो क्या रिएक्ट करेंगे, किस तरह रिएक्ट करेंगे, आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही है। लेकिन अब वो इस वक्त हुकूमत के साथ है। वो जो बैरून मुल्क है, उनको उनकी बात नहीं कर रहा मैं। रजा पहलवी या मरियम रजावी, इनकी बात नहीं कर रहा। इनका तो काम ही बाहर बैठकर उकसाना है, बगावत कराना है। अंदर जो लोग इंसानी हकूक के नाम पे काम कर रहे हैं, बड़ा काम है उनका। आई मस्त पे रिगार्ड्स, बड़ा काम है उनका। वो मार भी खाते हैं, वो स्टेट का जुल्म भी सहते हैं। और लेकिन वो भी इस वक्त हुकूमत के साथ हैं। ऐसा नहीं है कि उनका मुख्तलिफ कोई रंग होगा। ये जो हमारे साथ होता है, हम लड़ते रहते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। जब क्रिकेट मैच आता है या हिंदुस्तान से हिंदुस्तान अटैक करता है, तो हम इकट्ठे हो जाते हैं। बहुत बहुत आसान सी कहानी है। वहाँ भी ये सूरत हाल है। और वहाँ अभी तक कोई इख्तलाफी राय मैंने नहीं सुनी। कोई इख्तलाफी बात नहीं आई, सिवाय एक बात के, जो ईरानी हुकूमत की बहुत बड़ी कमजोरी थी, कि उनके अंदर घुसपैठिए थे, उनके अंदर मुखबिर थे, उनके अंदर औरतें थी जो शादियां करके बैठी हुई थी ईरान में, जिन्होंने जासूसी की,
मुखबिरी की जो पहली खेप का सफाया हुआ है ईरान में, वो उसी वजह से हुआ कि मुखबिरी थी, प्रिसाइज थी, अपार्टमेंट के नंबर तक थे कि किस अपार्टमेंट में कौन सा कमांडर है, कौन सा साइंसदान है। मुझे याद आ गया, मैंने ट्रांसलेशन एक बार किया था माता हरी का, शायद याद भी होगा आपको। सेकेंड वर्ल्ड वार में फांसी दी गई थी उसको। खातून थी, डांसर थी बहुत जबरदस्त, और मुखबिर थी, जासूस थी दुश्मन की। तो हमारी तारीख में भी, मगरिब की तारीख में भी, जंग अजीम, खिलाफत उस्मानिया, उससे पहले चले जाएं आप, ये बहुत, और रूस देखें आप, रूस ने किस तरह इस्तेमाल किया है औरतों को जासूसी के लिए, अमेरिका ने किस तरह इस्तेमाल किया है, बरतानियों ने किस तरह इस्तेमाल किया है, तो यही इस्तेमाल इसराइल ने किया था, और बहुत परफेक्टली किया था। वो ईरानी माशरे में बस गई थी, मजलिसें पढ़ती थी, औरतों के साथ बैठती थी, बासर औरतों के साथ बैठती थी, उन औरतों के साथ जिनके शौहर कमांडर थे, साइंसदान थे। और फिर जो गुफ्तगू होती थी, औरतों में गुफ्तगू होती है, वो उसकी इत्तला चली जाती थी, घरों के पते मालूम थे, टेलीफोन नंबर मालूम थे। तो पहला तो अटैक इसलिए कामयाब हो गया। फिर ईरान को संभलने में कुछ वक्त लगा, क्योंकि कमांड चेंज होनी थी, सब मर चुके थे, शहीद हो गए थे सब लोग। कमांड चेंज हुई, 8-10 घंटे उस पर लगे, फिर जवाब गया, और अब वो जवाब ताकत पकड़ रहा है। मुझे इस बात पे हैरत है कि रोज ताकत पकड़ रहा है। हम लोग कहते थे, सब कहते थे 2 दिन 3 दिन, बस 4 दिन, 7वां दिन है आज उसमें वैसा, और 7वें दिन आज उनका बड़ा हमला हुआ है। अच्छा, आपने रज़ा पहलवी का ज़िक्र किया, तो मैं चाहूँगा कि अगर आप थोड़ी-सी उसकी भी हिस्ट्री बता दें, क्योंकि उसको तो अमेरिका वाले बड़ा प्रमोट कर रहे हैं, वेस्टर्न मीडिया पे हर चैनल उसका इंटरव्यू कर रहा है, और अमेरिकी जो होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, उसने भी ट्वीट की है कि जी, उसकी तस्वीर शाया की है और ट्वीट की है कि जी, किंग ऑफ ईरान इज़ बैक, तो उसको तो बड़ा वेस्ट सपोर्ट कर रहा है। उसकी हिस्ट्री क्या है? उसका क्या उसका बैकग्राउंड है, और अवाम में उसको क्या सपोर्ट हासिल होगी? तेरे बड़े मजे की हिस्ट्री है, हमारे बचपन की बात है। हम बहुत छोटे थे, हमने सुना भी है कि शाहरुख के बेटा पैदा नहीं हुआ था, तो उन्होंने अपनी पहली बीवी से के बाद एक और शादी की आम खातून से। उनका नाम था फराह, और उनके यहाँ ये पैदा हुए रजा साहब। तो पाकिस्तान में जश्न हुआ इसके ऊपर, आप देखें हमारा ताल्लुकात, और गली गली सुना है, गाने बजते थे, मलका फराह दिबा कुला तेरा नसीबा, इस टाइप गाने बजते थे। तो ये बड़ी मन्नतों के थे, और वलीअहद भी करार पाए। उसके बाद शाह को भागना पड़ा ईरान से, खुमैनी साहब आ गए, इनको अमेरिका में जगह नहीं मिली, तो इनको पनामा भेजा गया, पनामा से ये मिस्र चले गए, वहाँ इन्होंने रॉयल्टी कायम कर ली, और किंग हो गए। अब उनको, अभी ये गए थे इसराइल, वहाँ इनकी मुलाकात चीफ रबी से हुई, वहाँ इनकी मुलाकात प्राइम मिनिस्टर नतन्याहू से हुई, प्रेसिडेंट से हुई, दीवारें गिरिया गए ये, वहाँ जाके उन्होंने माथा टेका, वो टोपी पहन के वो वाली, तो बहुत रोए गाए। और उसके बाद इनको कह दिया गया कि ये किंग हैं ईरान के, अब जब हम रजीम चेंज करेंगे तो ये किंग हो जाएंगे। इतना आसान नहीं है ये, ईरानी कभी आयतुल्ला की जगह बादशाह को नहीं लेंगे, नहीं देंगे, ये मुमकिन नहीं है। और बस ये ख्वाब हैं, बहुत सी जिला वतन हुकूमतें होती हैं, एक और सही, मरियम रजावी की हुकूमत भी है, इनकी भी हो जाएगी। तो ये मतलब मोमेंटम तेज करने के लिए लाया गया है, लेकिन मिस फायर हो गया है ये मिस फायर हो गया है, क्योंकि ईरान में इसको, ईरान में क्या, हर जगह पर मजाक उड़ाया गया है इनका, लोगों ने इनके मीम बनाए हैं, बहुत सी चीजें। एनीवे, तो मेरा ख्याल है ये एक फेल प्रोजेक्ट है जो चल नहीं पाएगा। और जहाँ तक आयतुल्लाह को टारगेट करने का ताल्लुक है, तो एक पतला खतरनाक गेम होगा, इसका प्रेसिडेंट ट्रम्प को इल्म है, इसलिए उन्होंने इसको वीटो किया था, एम नहीं कर दिया था। और अगर इतना आसान भी होता तो शायद ये शायद अब तक कर चुका होता। तो आज एक ईरानी, एक इसराइली वजीर दिफा ने कहा है कि वो बंकर में बैठा हुआ कमांड कर रहा है, बिल्कुल ऐसा लगा जैसे वो डंपर पे, ईरान जैसे इसराइली डंपर पे बैठे हुए कमांड कर रहा हो। इन्होंने डंपर चलाए गजा में लाशों के ऊपर,
जिंदा लोगों के ऊपर। तो ये किस मुंह से बातें करते हैं? और अगर ये आयतुल्लाह पर गए तो शायद बहुत बड़ा मसला बन जाएगा इलाके के अंदर, खित्ते के अंदर।